नमस्ते बच्चों, मैं विकास डूंगरवाल गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ से। आज अपन बात करेंगे सूर्यताप और ऊष्मा बजट के रूप में। सूर्यताप जो सूर्य से अपन प्राप्त करते हैं उसे अपन सूर्यताप कहते हैं, जो कि वायुमंडल तथा पृथ्वी की ऊष्मा का प्रधान स्रोत सूर्य है। सौरिक ऊर्जा को ही सूर्यताप अपन कहते हैं। सूर्यताप की सर्वाधिक जो मात्रा है वो विषुवत रेखा के पास होती है। यहाँ पर दिन और रात की लंबाई बराबर होती है तथा सूर्य की किरणें लगभग लंबवत होती हैं, परंतु सूर्य के दक्षिणायन तथा उत्तरायण की स्थितियों के कारण अत्यधिक सूर्यताप मंडल विषुवत रेखा के दोनों ओर सरकता रहता है। विषुवत रेखा से सूर्यताप ध्रुवों की ओर कम होता जाता है। ध्रुव पर यह ताप इतना कम हो जाता है कि विषुवत रेखा का केवल 40% ही प्राप्त हो पाता है। इस तरह ध्रुवीय क्षेत्र न्यूनतम सूर्यताप प्राप्त करते हैं। इक्विनॉक्स के समय दोनों गोलार्धों में सूर्यताप का वितरण प्राय समान रहता है। इसके विपरीत कर्क तथा मकर संक्रांति के समय दोनों गोलार्धों में ध्रुवों के बीच सूर्यताप के वितरण में पर्याप्त असमानता होती है। यहाँ पर यह भी ध्यान देना आवश्यक है कि सूर्यताप के वितरण पर वायुमंडल के परावर्तन, शोषण तथा प्रकीर्ण आदि प्रभावों पर पर्याप्त असर होता है। इसी कारण कर्क संक्रांति के समय जबकि सूर्य उत्तरी गोलार्ध के कर्क रेखा पर लंबवत होता है, ध्रुवों पर दिन की अवधि सर्वाधिक लंबी होने पर भी सूर्यताप सर्वाधिक नहीं हो पाता, अपितु अधिकतम सूर्यताप 40 डिग्री अक्षांश के आसपास प्राप्त होता है। धरातलीय तापक्रम निम्न मध्य अक्षांश वाले भागों में सर्वाधिक होता है, न कि भूमध्य रेखा के आसपास। यदि ग्लोब पर वार्षिक सूर्यताप के अक्षांशीय वितरण पर दृष्टिपात किया जाए तो 3 स्पष्ट मंडल दृष्टिगत होते हैं। निम्न अक्षांशी या आयनवर्ती मंडल पहला है, जिसका विस्तार कर्क तथा मकर रेखा के बीच में पाया जाता है। सूर्य के उत्तरायण तथा दक्षिणायन होने के कारण इस मंडल में प्रत्येक स्थान पर सूर्य की किरणें वर्ष में 2 बार लंबवत पड़ती हैं, जिस कारण प्रत्येक स्थान वर्ष में 2 बार अधिकतम तथा 2 बार न्यूनतम सूर्यताप प्राप्त करता है। इसको छोड़कर यह भाग साल भर ऊंचा सूर्यताप प्राप्त करता है तथा ऋतुवत परिवर्तन नगण्य सा होता है। दूसरा, मध्य अक्षांशीय मंडल, जिसका विस्तार 23 डिग्री से 66 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। इस मंडल के प्रत्येक स्थान पर साल में 1 बार अधिकतम तथा 1 बार न्यूनतम कर्क तथा मकर संक्रांति के अनुसार प्राप्त होता है। वर्ष के किसी भी समय सूर्यताप अनुपस्थित नहीं हो पाता, अतः यह कभी भी शून्य नहीं होता, परंतु ऋतुवत असमानताएं अधिक हो जाती हैं। और तीसरा है ध्रुवीय मंडल। ध्रुवों के चतुर्दिक वर्ष में 1 बार अधिकतम तथा 1 बार न्यूनतम सूर्यताप प्राप्त होता है, परंतु वर्ष के कुछ समय में सूर्य की प्रत्यक्ष किरणों के अभाव में सूर्यताप शून्य हो जाता है। सूर्यताप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। भूतल के विभिन्न भागों पर सूर्यताप की मात्रा समान नहीं हुआ करती हैं, जैसे कि अपन पढ़ चुके हैं। सूर्य की किरणों को वायुमंडल की एक मोटी परत से होकर गुजरना पड़ता है, अतः वायुमंडल का प्रभाव सूर्यताप की मात्रा पर पड़ना स्वाभाविक है। इसके अलावा सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन, दिन की अवधि, पृथ्वी से सूर्य की दूरी, सौर कलंक इत्यादि कारक किसी भी स्थान वायुमंडल की अनुपस्थिति में सूर्यताप की मात्रा को प्रभावित करते हैं। पहला है सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन। पृथ्वी के गोलाकार रूप के कारण सूर्य की किरणें सर्वत्र समान कोण पर नहीं पड़ती। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं, क्योंकि सूर्य सर्वाधिक ऊंचाई पर होता है, परंतु
ध्रुव की ओर किरणों का कोण कम होता है, अर्थात वे तिरछी हो जाती हैं। यद्यपि किरणों के सापेक्ष तिरछापन में कुछ परिवर्तन होता रहता है। उदाहरण के लिए 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर तथा 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, जिस कारण पहली स्थिति में दक्षिणी गोलार्ध में किरणें अधिक तिरछी होती हैं। यद्यपि साधारण रूप में भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है। किरणों के इस तिरछेपन का प्रभाव दो रूपों में होता है। पहला, लंबवत किरणें धरातल के कम क्षेत्र पर पड़ती हैं, जिस कारण उस स्थान पर ताप अधिक हो जाता है, जबकि तिरछी किरणों की उतनी ही मात्रा अपेक्षाकृत धरातल के अधिक क्षेत्र पर पड़ती है। परिणाम स्वरूप ताप कम हो जाता है। जिस प्रकार आप चित्र में देख रहे हैं, सूर्य की कम मात्रा ही वायुमंडल में नष्ट हो पाती है, क्योंकि किरणों की वायुमंडल की कम दूरी पार करनी पड़ती है। इसके विपरीत तिरछी किरणों को वायुमंडल की मोटी परतों को पार करते समय अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, जिस कारण ताप की अधिकांश मात्रा वायुमंडल में नष्ट हो जाती है। दूसरा है दिन की अवधि। यदि अन्य दशाएं समान हो तो दिन की अवधि जितनी अधिक होगी, सूर्य ताप की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। पृथ्वी अपनी कक्षा पर 66 डिग्री 5 मिनट का कोण बनाती हुई लगभग 24 घंटे में अपनी कील पर एक परिक्रमा पूरी करती है तथा साथ ही सूर्य के चारों तरफ भी वर्ष में एक बार चक्कर लगाती है। यदि पृथ्वी भी अपनी जगह पर स्थिर होती तो वर्तमान स्थिति की विपरीत दशा होती। परंतु पृथ्वी की दैनिक तथा वार्षिक गति के कारण भूमध्य रेखा को छोड़कर शेष भागों पर दिन की अवधि में अंतर आता रहता है। भूमध्य रेखा पर दिन सदैव 12 घंटा इसलिए होता है कि प्रकाश वृत्त भूमध्य रेखा को दो बराबर भागों में काटता है। सूर्य की उत्तरायण स्थिति के समय जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है, भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर दिन की अवधि बढ़ती जाती है तथा उत्तरी ध्रुव पर 6 मास का दिन होता है। इसके विपरीत भूमध्य रेखा के दक्षिण जाने पर दिन की अवधि कम हो जाती है, जबकि दक्षिण ध्रुव पर केवल रात 6 मास ही होती है। सूर्य की दक्षिणायन स्थिति में जबकि सूर्य मकर रेखा पर होता है, भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर दिन की अवधि बढ़ती जाती है और उत्तर की ओर घटती जाती है केवल 21 मार्च तथा 23 सितंबर को। जबकि सूर्य की स्थिति भूमध्य रेखा पर होती है, सर्वत्र दिन रात बराबर होते हैं। स्मरणीय है कि किरणों के तिरछेपन तथा दिन की अवधि के प्रभाव सापेक्ष हुआ करते हैं। उच्च अक्षांशों में 21 जून उत्तरी गोलार्ध दिन की अवधि 6 मास होने पर भी सूर्यताप न्यूनतम इसलिए होता है कि सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी होती है, जहाँ पर दिन की अवधि अधिक होती है, तथा साथ ही किरणें सीधी पड़ती हैं, वहाँ पर भी निश्चित रूप से ताप अधिक प्राप्त होगा। तीसरा पॉइंट है पृथ्वी से सूर्य की दूरी। पृथ्वी अंडाकार कक्ष के सहारे सूर्य की परिक्रमा करती है, जिस कारण उसकी सूर्य से दूरी में परिवर्तन होता रहता है। औसत रूप से पृथ्वी सूर्य से 9 करोड़ 30 लाख मील या 149 मिलियन किलोमीटर दूर है, परंतु निकटतम दूरी 9 करोड़ 15 लाख 9 करोड़ 15 लाख मील या 147 मिलियन किलोमीटर है। इस स्थिति को उपसौर कहते हैं। यह स्थिति 3 जनवरी को होती है। इसके विपरीत 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति होती है, जबकि पृथ्वी सूर्य से
9,45,00,000 मील या 152 मिलियन किलोमीटर दूर होता है। साधारण नियम के अनुसार जब पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है उस समय अधिकतम ताप तथा अधिकतम दूरी होने पर न्यूनतम ताप मिलना चाहिए, परंतु वास्तविकता ठीक उसके विपरीत होती है। जनवरी के महीने में जबकि पृथ्वी सूर्य से निकट दूरी पर होती है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल होने के बजाय शीतकाल होता है। इसी तरह 4 जुलाई के समय शीतकाल के बजाय ग्रीष्मकाल होता है। वास्तव में दिन की अवधि तथा सूर्य की किरणों के तिरछेपन के प्रभाव के आगे यह कारण नगण्य हो जाता है। हाँ, इतना अवश्य है कि जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में जितनी सर्दी होनी चाहिए उसकी अपेक्षा 7% कम होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियां 7% अधिक तीव्र होती हैं। अपसोर की स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में 4 जुलाई गर्मियां 7% कम तीव्र तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीत 7% अधिक तीव्र हो जाता है। अगला है सौर कलंक। चंद्रमा के समान सूर्य तल पर कलंक या धब्बे मिलते हैं। इनका कोई स्थायी रूप नहीं होता, वरन ये बनते बिगड़ते रहते हैं तथा इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है। यह अंतर चक्रीय रूप में संपन्न होता है। औसत रूप में एक चक्र 11 वर्ष में पूरा होता है। जब सौर कलंकों की संख्या अधिक हो जाती है तो सूर्य ताप की मात्रा भी अधिक हो जाती है, परंतु इनकी मात्रा में कमी हो जाने के कारण प्राप्त होने वाला सूर्य ताप कम हो जाता है। इस कारण की सत्यता अभी भी तक संदिग्ध है। सौर कलंकों के कारण सूर्य विकिरण में भी अंतर आता रहता है। विश्व स्तर पर मौसम तथा जलवायु में कभी कभी विश्वव्यापी अनियमितता होती रहती है। सौर कलंक के कारण होने वाला अनियमित सूर्यताप इस विश्वव्यापी मौसम संबंधी अनियमितता का कारण हो सकता है, परंतु इसे निश्चितता के साथ स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगला है वायुमंडल का प्रभाव। सूर्यताप वितरण को प्रभावित करने वाले उपयुक्त कारकों की विवेचना के समय वायुमंडल के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा गया था। वास्तव में सूर्य की प्रकाश किरणों को वायुमंडल की पारदर्शक मोटी परत से होकर गुजरना पड़ता है। इस कारण उसका प्रकीर्णन, परावर्तन, अवशोषण होता रहता है। प्रकीर्णन के अंतर्गत सौर्य शक्ति का कुछ भाग पारदर्शक वायुमंडल में स्थित अदृश्य कणों तथा अणुओं के कारण बिखर कर फैल जाता है। प्रकीर्णन मुख्य रूप से वर्णनात्मक होता है, अर्थात यह उस समय होता है जबकि अदृश्य कणों, धूल के कण आदि की व्यास विकिरण तरंग से छोटी होती है। इस तरह लघु तरंगों का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, जिस कारण विभिन्न प्रकार के रंगों का आविर्भाव होता है। उदाहरण के लिए आकाश का नीला रंग सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की लालिमा आदि प्रकीर्णन के कारण ही संभव हो पाता है। जब वायुमंडल में अदृश्य कणों की व्यास विकिरण तरंग से बड़ी होती है तो विसरित परावर्तन की क्रिया होती है। इस क्रिया के कारण सौर्य शक्ति का कुछ भाग परावर्तित होकर वापस लौट जाता है, जबकि कुछ भाग वायुमंडल के चारों तरफ छिटक जाता है। पृथ्वी की सतह से भी कुछ ताप शक्ति का परावर्तन आकाश में हो जाता है। पृथ्वी के इस परावर्तन के कारण ही चंद्रमा का अंधेरा भाग भी आसानी से दृष्टिगत हो जाता है। प्रकीर्णन तथा परावर्तन के कारण वायुमंडल से कुछ सौर्यिक ऊर्जा पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाती है। इसे आकाश का विसरित नीला प्रकाश कहते हैं अथवा विसरित दीवा प्रकाश की संज्ञा प्रदान की जाती है। इस प्रकाश के कारण पूर्ण बदली के दिन अथवा किसी भी स्थान के वे भाग जहां पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती आसानी से देखे जा सकते हैं। अवशोषण की क्रिया मुख्य रूप से जलवाष्प तथा गौण रूप में ऑक्सीजन एवं ओजोन गैसों द्वारा संपादित होती है। अवशोषण भी वर्णनात्मक होता है, अर्थात
सभी विकिरण तरंगों का अवशोषण न होकर केवल दीर्घ तरंगों का ही हो पाता है। प्रकीर्णन, परावर्तन तथा अवशोषण द्वारा सूर्य ताप की नष्ट होने वाली मात्रा मुख्य रूप से सूर्य की किरणों के कोण तथा वायुमंडल के पारदर्शक तत्व पर आधारित होती है। सूर्य के विकिरण समस्त सूर्य ताप का लगभग 35% भाग परावर्तन तथा प्रकीर्णन द्वारा आकाश में वापस लौट जाता है। इसका उपयोग न ही वायुमंडल को गर्म करने में हो पाता है और न ही पृथ्वी को सूर्य ताप के 14% भाग का वायुमंडल द्वारा अवशोषण हो जाता है। इस तरह सूर्य ताप का केवल 51% भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है, जिसे वायुमंडल का निचला भाग गर्म होता है। किसी भी सतह से विकिरण ऊर्जा के परावर्तित भाग को अल्बिडो कहा जाता है। पृथ्वी की सतह का औसत अल्बिडो 24 से 34% के बीच बताया जाता है। अब पृथ्वी का ऊष्मा का संतुलन। पृथ्वी की ऊष्मा का सर्वाधिक भाग सूर्य से, ये अपन अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।